इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी कपड़ों की कंपनी के अंदर एक किम नाम की लेडी को दिखाया जाता है, जिसको एक बैंक की तरफ से कॉल आता है। सामने वाला शख्स किम को बैंक का असिस्टेंट मैनेजर बताता है। उस आदमी ने अपना नाम किम को सन बताया था। उसने किम से कहा कि मैम, आप हमारे बैंक में लोन के लिए आई थी ना, तो आपको हमारे बैंक की तरफ से लोन मिलेगा, क्योंकि हमारे बैंक ने एक खास तरह की स्कीम निकाली है, जिसके तहत जिन लोगों की सैलरी 20,000 से कम है, उन लोगों को हमारे बैंक की तरफ से इजीली लोन मिल सकता है। इसके बाद हम अगले ही पल देखते हैं कि घबराई हुई हालत में किम जल्दी से भागते भागते सीधा बैंक में पहुंची, जहां पर वो असिस्टेंट मैनेजर सन से मिलने की जिद करने लगती है। लेकिन बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसी वजह से उसे वेट करने के लिए कहा गया। लेकिन किम बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, जिसकी वजह से उसने वहां पर शोर मचाना शुरू कर दिया। जिसके बाद फाइनली उसके पास बैंक की असिस्टेंट मैनेजर आती है, जिसे देखने के बाद किम शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसने जिस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से बात करी थी वो कोई लेडी नहीं बल्कि एक आदमी था। तब उस मैनेजर ने किम से पूछा कि आपने कहीं उसे पैसे तो नहीं दे दिए, जिसका जवाब देते हुए किम कहती है कि हाँ, मैंने लोन प्रोसेसिंग के नाम पर उसे कुल 8 बार पैसे ट्रांसफर किए थे। इस बात को सुनकर मैनेजर ने किम से कहा कि हमारा बैंक लोन प्रोसेसिंग के नाम पर कस्टमर से एक भी रुपया नहीं लेता। उसकी इन बातों को सुनकर किम को समझ आ गया कि उसके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। जिसके बाद वो वहां से पास के एक पुलिस स्टेशन में पहुंची, जहां पर उसने ऑफिसर जुन को एक रिपोर्ट दी, जिसमें सारा इंसिडेंट लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर ऑफिसर भी हैरान हो गया कि आखिर कोई कैसे इतना भरोसा करके किसी को इतने पैसे दे सकता है, वो भी 1-2 बार नहीं, पूरे 8 बार। इस बात पर किम ने उसे अपने गले का जला हुआ निशान दिखाया और कहा कि कुछ टाइम पहले उसका घर जल गया था, जिसमें उसकी सारी जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी, और यही वजह थी कि उसे पैसों की बहुत ज्यादा नीड थी, जिसकी वजह से उसने उस आदमी पर भरोसा करके अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर उसे सेंड किए थे, ये सोचकर कि जब उसे लोन मिल जाएगा तो वो अपने दोस्तों को उनके पैसे लौटा देगी। इस बात को बताने के बाद उसने ऑफिसर से पूछा कि अब बताओ आप उसे कैसे पकड़ोगे। इस बात का जवाब देते हुए ऑफिसर ने किम से कहा कि हमें इस अकाउंट को ट्रैक करने में टाइम लगेगा, हम पहले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऑफिसर की इन बातों को सुनकर किम थोड़ी उदास तो हुई, लेकिन उसने अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ा। उसने खुद को कंट्रोल किया, जिसके बाद वो वापस अपने जले हुए घर में गई, जहाँ से उसने अपने बच्चे को देने के लिए एक छोटी सी कार ढूंढी जो जलकर पूरी तरह काली हो चुकी थी। जिसके बाद वो अपने बच्चों से मिलने डे केयर में जाती है, जहां पर फिलहाल उसके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वहां पर रह भी रहे थे। उसने अपने बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें उनकी कार दी, एंड उसी दौरान वहां पर उनका बैग लेकर उनकी मैडम आ गई। उसने किम से कहा कि हम आपके बच्चों को यहाँ पर फ्री में नहीं रख सकते, क्योंकि बाकी के बच्चों के पेरेंट्स हमसे सवाल करते हैं। इस बात से किम को एक और झटका लगा और वो सोचने लगी कि अब वो अपने बच्चों को कहाँ रखेगी, क्योंकि उसका घर तो पहले ही जल चुका है और उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो दूसरा घर रेंट पे ले सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा चाइना में, जहां पर हम एक बहुत बड़े स्कैमर्स के ग्रुप को देखते हैं, जो यहीं से बैठे बैठे ही बड़े बड़े स्कैम्स को अंजाम देते थे। इन लोगों के बॉस का नाम था कांग, और इन लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया था। ये लोग यहाँ पर काम धंधे की तलाश में आए थे, लेकिन इन लोगों की आईडीज लेकर और इनके घर की डिटेल लेकर इन लोगों को ब्लैकमेल करके ये काम इन लोगों से जबरदस्ती करवाया जा रहा था। एंड जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता था उसे बहुत ज्यादा मारा जाता था। इन्हीं लोगों में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सन था, एंड इसी ने ही किम के साथ स्कैम किया था। सन भी यहाँ से भागना चाहता था और उसने आज रात यहाँ से भागने की भी कोशिश की। वो वहाँ से भागने के लिए अपने कमरे से भी बाहर आ गया, लेकिन उसी दौरान उसने एक दूसरे कमरे में 2 लोगों को देखा, जिन लोगों को कांग और उसके लोगों ने पकड़ा हुआ था। दरअसल वो लोग इस स्कैम की पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कांग ने उन दोनों में से एक लड़के को एक लोहे की रॉड लेकर उसे जान से मार दिया, जिसके बाद उसने दूसरे वाले लड़के की सिर्फ एक टांग तोड़ी और उसे जाने दिया, ताकि वो जाकर बाकी लड़कों को ये बताए कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसके साथ भी यही होगा। ये सब देखने के बाद सन वापस अपने कमरे में आया और उसने उस वक्त को याद किया जब उसे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया था। उन लोगों ने सन से वीडियो एविडेंस लिया हुआ था, जिसमें सन ने खुद कहा था कि अगर वो यहाँ से भाग जाता है तो उसकी सजा उसकी फैमिली को दी जाएगी। एंड यही सब सोचकर सन ने भागने का प्लान कैंसिल कर दिया। जिसके बाद हम किम को देखते हैं डे केयर से निकाल दिया जाने के बाद वो अपने बच्चों को अपनी ही कंपनी में ले गई, एंड रात में उसने अपने बच्चों को वहीं पर सुला दिया। अगली सुबह उसके पास ऑफिसर जुन का कॉल आता है, जो उसको बताता है कि हमने उस अकाउंट को ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने उसमें से पहले ही पैसे विड्रॉल कर लिए और अब हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात पर किम ने पूछा कि फिर मुझे मेरे पैसे कैसे मिलेंगे। इस बात का जवाब देते हुए ऑफिसर ने किम से कहा कि इस बात को लाइफ लेसन समझ
सोचकर भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन किम किसी भी कीमत पर ये सब नहीं भूल सकती थी। वो तुरंत ही कंपनी की डिलीवरी वैन लेकर जुन से मिलकर बात करने के लिए निकल गई। लेकिन रास्ते में उसके पास सन का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए किम ने अपनी गाड़ी को रास्ते में ही रोक दिया और उसे भला बुरा कहकर उससे अपने पैसे मांगने लगी। लेकिन सन ने उससे कहा कि मुझसे यहाँ पर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तुम पुलिस में कंप्लेंट करो, मैं तुम्हारा खबरी बनूंगा, मैं तुम्हें यहाँ की सारी बात बताऊंगा। एंड मैं खुद अकेले यहाँ से बाहर जाकर कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग मुझे अकेले कहीं भी बाहर नहीं जाने देते। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कृपया मुझ पर ट्रस्ट करो और मेरी सारी बातें पुलिस को बताओ। जिसके बाद किम ने उसका कॉल कट कर दिया और ऑफिसर जुन को कॉल करने लगी, ताकि वो ये सारी बातें ऑफिसर जुन को बता सके। लेकिन अफसोस ऑफिसर जुन का कॉल नहीं लग पाया। जिसके बाद उसने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और ये सारी बातें वो पुलिस को बताकर उनसे पूछने लगी कि अब मुझे सन से आगे क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, मुझे कुछ आइडिया दो। लेकिन उन पुलिस वालों को भी किम की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसी वजह से उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इधर सन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किम को यहाँ का एड्रेस कैसे दे, क्योंकि वहाँ पर मौजूद कई लोग उस पर निगाह रख रहे थे। लेकिन उसी दौरान उसने अपना दिमाग लगाया और किम को दोबारा कॉल किया। जिसके बाद उसने किम को एक शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखवाया एंड किम ने जब उसे इंटरनेट से डिकोड किया तो उसे मालूम पड़ा कि ये एक एड्रेस है, जिंदालो चाइना में चुनालो के पास एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये बात किम ने ऑफिसर जुन को भी बताया, लेकिन इस बार भी जुन ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। उसका ये कहना था कि उसने इस केस को बंद कर दिया है एंड जब तक उसे वहाँ का प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल जाता जहाँ से ये स्कैम हुआ है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद किम ने उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जिन लोगों के साथ उसके ही जैसा स्कैम हुआ था एंड कुछ टाइम बाद उसे बहुत सारे लोग मिले जिनके साथ सेम उसके ही जैसा स्कैम हुआ था। उनकी डिटेल और उनके बैंक स्टेटमेंट लेने के बाद भी जुन ने इस केस को रीओपन नहीं किया। फिर अगले दिन सन ने दोबारा किम को कॉल किया, तब किम ने उसको ये बताया कि मैंने इस केस को रीओपन करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जुन ने इस केस को रीओपन करने से साफ साफ मना कर दिया। उसका कहना है कि जब तक उसे प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल जाता तब तक वो इस केस को रीओपन नहीं करेगा। फिर किम ने सन से ये कहा कि वो एग्जैक्ट अपनी बिल्डिंग का एड्रेस बताए, लेकिन सन को भी एग्जैक्ट अपनी बिल्डिंग का एड्रेस नहीं पता था कि वो कौन सी बिल्डिंग में है। उसने ये कहा कि यहाँ पर बहुत सारी सिलाई मशीन रखी हुई है। उसी दौरान किम की कंपनी में कुछ पुलिस वाले आ गए जो उसके बच्चों को अपने साथ ले जाने लगे, क्योंकि किसी ने ये कंप्लेंट की थी कि किम के बच्चे यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। किम को जब ये बात पता चली तो किम ने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि वो लोग उसके बच्चों को ना ले जाएं, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न मानी। वो लोग उसके सामने ही उसी के बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ वहाँ से ले गए एंड किम बेचारी वहीं पर रोती रही। फिर थोड़ी देर बाद किम ने ऑफिसर जुन को कॉल किया, लेकिन ऑफिसर जुन ने उसे अवॉइड करते हुए फोन किसी और को पकड़ा दिया और ये बात किम को पता चल गई कि जुन उसे अवॉइड कर रहा है। जिसके बाद उसने जुन को भला बुरा कहकर कॉल काट दिया एंड फिर थोड़ी देर बाद वो अपने साथ में काम करने वाली एक लेडी जिसका नाम सुगजा था उसके साथ बैठी हुई थी। तब सुगजा ने किम से बात करते हुए उससे ये कहा कि क्यों ना हम खुद चाइना चलकर उस स्कैमर्स के बॉस को पकड़े। उसकी इस बात को सुनकर हारी हुई निराश बैठी हुई किम को थोड़ा हौसला मिला। तभी वहाँ पर एक और लेडी आई जिसका नाम बोंगरिम था। उसने किम को ये बताया कि उसकी बहन जिसका नाम येरिम है वो भी चाइना में रहती है एंड चाइना यहाँ से कुछ ही दूर पर है। ये सुनकर किम ने बोंगरिम से ये कहा कि क्या वो उसके साथ चाइना चलेगी, क्योंकि बोंगरिम को बहुत अच्छी चाइनीज आती थी। लेकिन बोंगरिम ने किम से ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम चाइना जाकर उस स्कैमर्स के बॉस को पकड़े, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। इस बात का जवाब देते हुए किम ने ये कहा कि हम सिर्फ उनका प्रॉपर एड्रेस निकाल कर पुलिस को देंगे, क्योंकि पुलिस को इस केस को रीओपन करने के लिए पक्का एड्रेस चाहिए। जिसके बाद फाइनली बोंगरिम मान गई। जिसके बाद वो तीनों अगले ही दिन कंपनी से 3 दिन की छुट्टी लेकर चाइना चले गए। एयरपोर्ट पर उन्हें बोंगरिम की बहन येरिम मिली, जिसने उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाया और वहां से चली गई। सुगजा अपने साथ एक कैमरा लाई थी जिसकी मदद से वो रास्ते भर फोटोज क्लिक करते हुए जा रही थी। अब यहाँ से किम का सन को ढूंढने का स्ट्रगल शुरू हो गया। वो बोंगरिम के साथ मिलकर चुन्नालू के आसपास की सभी कपड़ों की बिल्डिंग्स को ढूंढने लगी। उन्हें एक बिल्डिंग पर शक हुआ तो वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर बहाने से जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बिल्डिंग के मालिक ने उन्हें धक्के देकर भगा दिया। दूसरी तरफ सन अपने ग्रुप के साथ बैठा हुआ था। उसने उन लोगों से ये पूछा कि मुझे मोबाइल चाहिए, कैसे मिलेगा। तब उनमें से एक लड़के ने यह जवाब दिया कि उसे मैनेजर की चापलूसी करनी पड़ेगी, तब जाकर उसे मोबाइल मिलेगा। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है जिसके एक पैर को कांग ने तोड़ दिया था। उसने वहाँ पर एक आदमी को गलती से मोटा कह दिया था, जिसकी वजह से उस आदमी ने पार्क को वहाँ पर बहुत मारा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग पार्क को पिटता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से उसे बचाने के लिए फाइनली सन को उसके
बीच में आना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि उस मोटे आदमी ने पार्क को तो छोड़ दिया लेकिन उसने सन को बहुत मारा। थोड़ी देर पिटने के बाद सन पार्क को अपने साथ उसके कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो मैनेजर से मिलने मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर को सन अपने जमा किए हुए कुछ पैसे देते हुए उससे ये कहता है कि अब से मैं अपनी सारी सैलरी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में अब उसे ग्रुप को मैनेज करने के लिए परमिशन चाहिए एंड वो बहुत अच्छे से काम करेगा। मैनेजर ने सन की बात मान ली। फिर अगले दिन सन ने इस चीज का फायदा उठाकर उस मोटे आदमी को बेमतलब में बहुत मारा। उसी दौरान उसने चोरी चोरी मैनेजर के मोबाइल से ही सबूत के लिए कुछ फोटोज क्लिक करे और साइड में जाकर किम को भेजने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वो किम को कुछ नहीं भेज पाया। दूसरी तरफ कांग के कुछ आदमी एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे। उन्हीं में से कांग का सबसे वफादार आदमी चोल ये कहता है कि हम बॉस के लिए इतना सब करते हैं, बॉस को भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए, हमारे लिए भी सोचना चाहिए, हमारा भी हक बनता है। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि कांग उसे देख रहा है। दरअसल जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे वहीं पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था, जिसके जरिए कांग ने उन लोगों की बातें सुन ली। उसे ये सब सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद उसने हंसकर टाल दिया। उसी रात मैनेजर ने कुछ लड़कों को काम दिलाने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने अड्डे पर ले जाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया एंड उसका भरोसा जीतने के लिए सन ने भी उसका पूरा साथ दिया। उन लड़कों को बंद करने के बाद सन ने वॉशरूम का बहाना किया और चोरी से सीधा उनके कंट्रोल रूम में चला गया। वहां से उसने जल्दी जल्दी सारा डाटा कोरियन पुलिस को किम के नाम पर सेंड कर दिया, लेकिन फाइल अभी पूरी नहीं गई थी एंड उसी दौरान वहां पर ड्रग्स की तलाश करते हुए पार्क भी पहुंच गया, जिसे देखते ही सन ने उसे जल्दी से नीचे बिठाया और उससे ये कहने लगा कि प्लीज भाई यहाँ से चला जा और किसी को कुछ मत बताइयो। सन ने उसकी जान बचाई थी, इसी वजह से पार्क ने उसकी बात मान ली और चुपचाप वहाँ से बाहर आ गया एंड बाहर उसने ये देखा कि एक आदमी उस रूम में जाने वाला था, जिसे पार्क ने जानबूझकर रोकने की कोशिश की ताकि सन का सारा काम खत्म हो जाए। फिर अगले दिन जुन को ये मालूम पड़ा कि किसी ने चाइना से किम को देने के लिए बहुत सारे स्कैम्स के सबूत भेजे हैं, जो पुलिस के लिए भी छापा मारने के लिए काफी थे। जिसके बाद जुन ने किम को कॉल किया और उसे जल्द से जल्द अपने पास आने को कहने लगा, लेकिन किम ने उसको ये बताया कि वो स्कैमर्स के बॉस को पकड़ने के लिए चाइना आई हुई है एंड वो फिलहाल अभी नहीं आ सकती। फिर जुन ने किम को ये बताया कि स्कैमर्स ने हमें 400 पेजेस का फैक्स भेजा है, जिसमें सेंटर के अंदर की डिटेल्स है और विक्टिम्स के नाम हैं। इस बात पर किम ने ये कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी बात स्कैमर से हुई है, लेकिन तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था। इस बात पर जुन ने किम से सॉरी कहा और अब से ठीक से काम करने का वादा किया। फिर किम ने उससे सारी फाइल खुद के पास सेंड करने को कहा, जिसको लेकर वो एड्रेस ढूंढने के लिए निकल गई। फाइनली उसने एक बिल्डिंग देखी जिसकी फोटोज क्लिक करके सन ने उसको भेजा हुआ था एंड उस बिल्डिंग के पास पहुंचते ही वहां पर एक आदमी के साथ सन आया, जिसकी फोटो सुगजा ने क्लिक तो करी, लेकिन कैमरे में कार्ड ना होने की वजह से वो फोटो सेव नहीं हो पाई, क्योंकि सुगजा कैमरे के अंदर कार्ड डालना ही भूल गई थी। तभी किम ने यह देखा कि उस बिल्डिंग के नीचे एक लेडी बैठी हुई थी जो लोगों के कपड़े सिलने का काम करती थी। तब किम और बोंगरिम ने उस लेडी से परमिशन ली और वो दोनों भी फिर वहीं पर बैठ गए ताकि कपड़े सिलने के बहाने वो सन से बात कर सके। फिर थोड़ी देर बाद सन बाहर आया, जिसे देखने के बाद किम और बोंगरिम चिल्ला चिल्ला कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से सन ने उन्हें देख भी लिया और उन्हें नोटिस भी किया, लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। सन जब वहाँ पर मौजूद था तो सुगजा ने एक बार फिर से उसकी फोटोज क्लिक कर ली। सन ने 400 पेजेस के फैक्स में अपनी फोटोज भी भेजी थी एंड सुगजा के द्वारा क्लिक की गई फोटोज को जब उन्होंने मैच किया तो ये कंफर्म हुआ कि उन दोनों फोटोज में जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि सन ही था। जिसके बाद किम ने इस जगह का एड्रेस और सन की फोटो सीधा जुन को भेज दी, जिसे जुन ने अपने सीनियर को दिखाया और चाइना जाने का फैसला किया। फिर अगले दिन फाइनली किम के पास सन आया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ मैनेजर भी था। उसने किम को एक शर्ट दी जिसकी बाजू छोटी करनी थी। उसी दौरान मैनेजर ने सन से कॉफी लाने को कहा, लेकिन तभी बोंगरिंग ने ये कहा कि हमारे पास कॉफी भी है और चिप्स भी है। ये सुनते ही मैनेजर चिप्स लेने के लिए अंदर चला गया और फाइनली सन वहाँ पर अकेला हो गया। तब किम ने सन को अपना नाम बताया और चोरी से उसे अपना एक मोबाइल दे दिया, जिसे वॉशरूम में जाने के बाद जब सन ने देखा तो उस मोबाइल के पीछे एक पर्चा चिपका हुआ था, जिसमें लिखा था कि जब तुम्हारे बिग बॉस आ जाए तो तुम इस नंबर पर कॉल कर देना एंड कल ऑफिसर जुन चाइना आ रहे हैं, जो चाइना पुलिस के साथ मिलकर सेंटर पर रेड मारेंगे। उसी शाम जुन ने किम को कॉल किया और उसको ये बताया कि वो कल सुबह 3 बजे तक चाइना आ जाएगा और उसने चाइनीज पुलिस से परमिशन ले ली है एंड वो भी उसके साथ मिलकर सेंटर पर रेड मारने के लिए रेडी हैं। उसकी ये बात सुनकर किम को थोड़ा सुकून मिला। दूसरी तरफ पार्क ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से वॉशरूम में ही बेहोश हो गया एंड वहीं कांग
कांग का खास आदमी चोल अपने कुछ लोगों के साथ सेंटर में कांग का वेट कर रहा था। जब उसने ये बात बताई कि कुछ देर में बॉस आने वाले हैं तो सन बहाने से बाथरूम में गया, जहां से उसने किम को मैसेज करके ये बता दिया कि बॉस इज कमिंग। फिर थोड़ी देर बाद बिल्डिंग के बाहर दो वैन आकर रुकी, जिसमें से हथियारों के साथ कुछ लोग बाहर आए जो सीधा सेंटर के अंदर चले गए। उन्होंने सेंटर में जाते ही सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। वहीं पर सन भी था जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक आदमी ने उसे भी पकड़कर उस पर चाकू से हमला कर दिया। और तो और किम ने जो उसे मोबाइल दिया था उसे भी उस आदमी ने कुचलकर तोड़ दिया। इधर बिल्डिंग के बाहर किम अपनी गाड़ी में बैठकर बिल्डिंग पर नजर रख रही थी, तभी बिल्डिंग के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई। उस गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आया जिसने एक ब्लैक कलर की टोपी पहनी हुई थी। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कांग था। दरअसल कांग सेंटर में देखने गया था कि कोई आदमी जिंदा तो नहीं बचा। एंड उसी दौरान पार्क को होश आ गया जो बाथरूम में ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से बेहोश पड़ा था। उसने जैसे ही कांग को देखा तो वो वहीं पर छुप गया, जिसके बाद कांग सेंटर से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा वहां से जाने लगा। उसे जाता हुआ देख किम भी उसका पीछा करने लगी, लेकिन उसी दौरान पार्क सन को अपनी पीठ पर लादकर उसकी गाड़ी के सामने आ गया और किम से मदद मांगते हुए कहने लगा कि इसे हॉस्पिटल ले चलो। सन को देखते ही किम उसे पहचान गई और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाने लगी, लेकिन तभी सन ने उसे उसका मोबाइल देते हुए उससे ये कहा कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। साथ ही उसने किम से उसके साथ स्कैम करने के लिए माफी मांगी। किम ने सन को माफ कर दिया, जिसके बाद उसने उस मोबाइल को जब ऑन करके चेक किया तो उसके अंदर एक वीडियो थी जिसमें कांग अपने साथी से कुछ कह रहा था। बोंगरिम ने जब उसे ट्रांसलेट किया तो ये पता चला कि कांग ये कह रहा था कि इस क्राइम सीन को ऐसा बना दो कि पुलिस को ड्रग्स का मामला लगे। साथ ही उसने कहा कि हमारी टिकट बुक हो गई, जल्दी से चलो जिंदाओ एयरपोर्ट पर, जिसका मतलब था कि कांग अब यहाँ से भागने वाला है। जिसके बाद किम जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ निकल गई और रास्ते में उसने उस वीडियो के द्वारा कांग का टाइम देखने का स्टाइल समझ लिया। कुछ देर बाद किम एयरपोर्ट पर पहुंच गई एंड थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे कांग मिल गया। किम ने कांग को पहचान लिया और उस पर नजर रखने लगी, लेकिन कांग को भी उसके बारे में पता चल गया था। इसी वजह से वो खुद उसके पास जाकर उससे बात करने लगा। उसने किम से ये कहा कि मैंने नोटिस किया है कि तुम काफी टाइम से मेरा पीछा कर रही हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तब किम ने उसको ये बताया कि वो स्कैम की विक्टिम है जिसके साथ उसने स्कैम किया था। इस बात पर कांग ने कहा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे साथ कितने का स्कैम हुआ है। किम ने कहा 32,000 का। ये बात सुनकर कांग हंसने लगा कि एक औरत 32,000 के लिए कोरिया से यहाँ आ गई और मुझे पकड़ना चाहती है। जिसके बाद उसने किम को 1 लाख दिए और कहा कि मेरा पीछा छोड़ दो। इतना कहकर कांग वहां से जाने लगा, जिसके बाद किम को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उसके पैसे उसी के ऊपर फेंक कर मारे और कहा कि तुम गरीबों को लूटते हो, तुम स्कैमर हो और मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। ये बात कांग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उसने किम को पकड़ा और पब्लिक वॉशरूम में ले जाकर उसे बहुत मारा। उसको मारने के बाद कांग अपनी फ्लाइट पकड़ने जा रहा था, लेकिन तभी उसने ये नोटिस किया कि उसके पास ना तो उसकी टिकट है और ना ही उसका पासपोर्ट है। इधर एक आदमी ने जब किम को घायल हालात में देखा तो उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल करके सारी बातें बता दी। एंड उसी दौरान वहां पर कांग आ गया, जिसने ये देखा कि उसका पासपोर्ट और उसकी टिकट किम के हाथ में है। किम ने जल्दी से उसकी टिकट और उसके पासपोर्ट का पहला पन्ना फाड़ा और अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। ये देखने के बाद कांग को और ज्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से उसने एक बार फिर से किम को मारना शुरू कर दिया। एंड उसी दौरान पुलिस के साथ वहां पर जुन पहुंच गया, जिसने पहले तो कांग को बहुत मारा, जिसके बाद उसने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और इस तरह किम ने एक बहुत बड़े स्कैमर का पर्दाफाश करके उसे सलाखों के पीछे भेजा। फिर अगले दिन किम कोरिया आकर सीधा अपने काम पर गई, जहां पर कांग का वकील उसे 30,000 के बदले 3 लाख देने को तैयार था। इसके बदले में बस उसे अपना बयान बदलना था, लेकिन किम जितनी ज्यादा गरीब थी उससे कहीं ज्यादा ईमानदार थी। उसने बिना सोचे समझे $3 लाख को ठुकरा दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।